हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 के सेक्शन ई का एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला पोर्शन आज थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। और पिछला जेपीएससी का कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिया है, उससे क्लू लेते हुए हम लोग इसमें रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एक क्वेश्चन ये था जो पिछला बार पूछा गया था, द गोल्डन राइस कंटेन्स बीटा कैरोटीन जीन विच कम्स फ्रॉम। तो गोल्डन राइस राइस का एक वैरायटी है, इसमें एक जीन है बीटा कैरोटीन। ओके, तो ये बेसिकली इसमें विटामिन ए का डेफिशिएंसी से फाइट करने के लिए इस तरह का जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है गोल्डन राइस में। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन था। तो पूछा गया था कि बीटा कैरोटीन का जीन जो है वो कहाँ से लिया गया था। तो खैर इसका करेक्ट आंसर तो डैफोडिल प्लांट होता। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हुए ये समझ में आता है कि आपको कुछ जीएम क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ क्रॉप्स का वैरायटी के बारे में पता होना चाहिए। पिछली बार नहीं पूछा लेकिन आगे पूछ सकता है। ओके, तो क्रॉप्स का वैरायटीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर जीएम क्रॉप्स का बात करते हैं तो जीएम क्रॉप में जैसे कि आपको बीटी कॉटन भारत में कॉमर्शियली कल्टीवेट किया जाने वाला एकमात्र ये क्रॉप है। ठीक है, तो बीटी कॉटन के बारे में आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। जैसे बीटी कॉटन में बीटी क्या होता है, बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिन जीनेसिस। ओके, जीनेसिस, बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस इसका नाम है इस बैक्टीरियम का। तो ये इसमें जो कॉटन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है ये किस लिए किया जाता है, तो एक पेस्ट से फाइट करने के लिए जिसको कि बॉल वॉर्म कहते हैं, है ना। इस पेस्ट से फाइट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि पेस्ट वगैरह से फाइट करने के लिए कीटनाशक डालते हैं ना, तो उसी तरह का ये जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि कॉटन प्लांट को ये बॉल वॉर्म जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। ठीक है, तो बीटी कॉटन जो है एकमात्र क्रॉप है जो कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में, जिसमें कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट किया गया है इस कॉटन में। ठीक है, और किससे फाइट करने के लिए, तो बॉल वॉर्म नाम का पेस्ट से। तो बीटी कॉटन के बारे में ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी तरह बीटी ब्रिंजल का भी बात चल रहा था। ठीक है, इसका भी कल्टीवेशन लगभग होते होते रह गया, है ना। तो ये सब फील्ड ट्रायल में है अभी। तो बीटी ब्रिंजल के बारे में भी सेम आपको पता होना चाहिए कि वो जो बैक्टीरियम है उसका नाम सेम है बीटी, जो बीटी कॉटन में था। ओके, इसके बारे में कुछ और विशेष वैसा करेंट अफेयर्स नहीं है। उसके अलावा आपको DMH11 के बारे में पता होना चाहिए। DMH11 क्या है, तो ये एक मस्टर्ड का वैरायटी है। ठीक है, तो ये मस्टर्ड का एक वैरायटी है DMH11। तो DMH11 में जो है इसको DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा अगर कि DMH11 किस चीज़ का वैरायटी है, तो आप बताएंगे मस्टर्ड का। और कहाँ डेवलप किया गया है कम चांस है पूछने का, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया है DMH11 को। ओके, इसी तरह से आपको इस टॉपिक में पूछा जा सकता है कि वेराइटीज़ के बारे में, जैसे गोल्डन राइस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसी तरह दूसरा वेराइटीज़ भी होता है राइस का, जैसे पूर्णा होता है राइस का वेराइटी है, तो सिंपली आपको दे देगा पूर्णा किस क्रॉप का वेराइटी है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह राइस का दूसरा वेराइटी है जैसे जलमनी। ओके, जैसे कि सत्यभामा, ठीक है ना, जैसे कि सुमित, ये सब वैरायटी है। ओके, ये सब राइस का वैरायटी है, ध्यान रखिएगा। कोई भी नाम इसमें से दिया हो रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब राइस का वैरायटी है। सिमिलरली आपका जैसे वीट का कुछ वैरायटी है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सब रिसेंट वैरायटीज़ है जो हाल के दिनों में डेवलप किया गया है। राइस का 100 वैरायटी करीब है देश में। ठीक है, तो वो सब नहीं, लेकिन हाँ हाल का जो वैरायटीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई दिखता है करंट अफेयर्स में तो उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे पू पूसा मालवी एक वैरायटी है ना। उसी तरह पूसा किरण एक वैरायटी है। ओके, किरण। उसी तरह नीलगिरी खपली एक वैरायटी है, नीलगिरी खपली। ठीक है, तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ है आपका पूसा मालवी, पूसा किरण, नीलगिरी खापली। तो ये सब वीट का इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को टैकल करने के लिए
आपको थोड़ा सा करेंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हैं, अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन करेंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी अगर दिखता है, ट्रांसजेनिक क्रॉप से रिलेटेड या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड, या किसी क्रॉप का नया वेराइटी लॉन्च किया गया है उससे संबंधित, तो उस तरह का जो करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा संभावना है कि वही पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट टाइम पूछा गया था जेपीएससी में, तो डीएससी नेट के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि 2016 का ये स्टफ था, ठीक है, ये पहले का चीज़ है। तो मतलब कि कंटेम्पररी जो न्यूज़ में रहता है या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो न्यूज़ में रहता है उससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। और आज का जो हमारा सेशन होगा, जो मैंने आपके लिए करेंट अफेयर्स इकट्ठा किया है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे उसको देखने के बाद। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस तरह के कुछ करेंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, 15-20 करेंट अफेयर्स देखेंगे। उम्मीद है कि उतना सफिशियंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाइट बर्ड डिजीज़ के बारे में पूछा गया था कि प्लांट्स में यानी कि प्लांट डिजीज़ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खैर इसका करेक्ट आंसर तो जिंक होता, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। देखिए, प्लांट डिजीज़ ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, आपके साइंस एंड टेक में भी इससे पूछा जाएगा। मे भी ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक का सोच करके ही पूछा होगा, नो वन नोज। खैर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्लांट डिजीज़ में आपको मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पीटी वाला वीडियो है उसमें, कि आपको लूसेंट तो पढ़ना ही चाहिए साइंस एंड टेक के लिए। इसलिए नहीं कि उसमें फैक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रेलेवेंट है। ठीक है, उसमें जो लिस्ट वगैरह दिया हुआ है तरह तरह का चीज़ का, हार्मोन्स का लिस्ट हो गया, प्लांट डिजीज़ का लिस्ट हो गया, है ना, अलग अलग तरह का, मतलब बायोलॉजी का जो टॉपिक्स होता है उसे बड़े अच्छे से दिया हुआ है, एक जगह मिल जाता है आपको। नहीं तो ऐसे क्या है कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने में काफ़ी सारा क्लासेस का आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसमें एक जगह मिल जाता है। तो मैं तो आपको पहले से ही सजेस्ट करता रहा हूँ कि लूसेंट देखिए, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम के लिए अच्छा होता है। ठीक है ना। तो ये प्लांट डिजीज़ अगेन आपको बायोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है इसके बारे में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो प्लांट डिजीज़ में भी जैसे आपको पूछा जा सकता है, यहाँ पर तो पूछा गया आपको एक न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से जो डिजीज़ हुआ, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी के बारे में आपको, जैसे जिंक के बारे में तो एक समझ में आ गया, वाइट बर्ड डिजीज़ होता है। उसी तरह होता है एक मैंगनीज़। ठीक है, मैंगनीज़ का डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होता है मार्स डिजीज़ ऑफ पी, मार्स डिजीज़। ठीक है, मार्स डिजीज़ ऑफ पी, ये होता है मैंगनीज़ का कमी से। ठीक है ना। उसी तरह से एक डिजीज़ होता है कॉपर का कमी से। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं लिटिल लीफ डिजीज़, लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ लेमन। ठीक है, ये कॉपर का कमी से होता है। इसी तरह उसमें और भी लिस्ट दिया हुआ है, आप देखिएगा तो आपको हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसी तरह हो सकता है मिनरल डिफिशियंसी से संबंधित डिजीज़ के बारे में आपसे ना पूछे, आपसे पूछ दे किसी बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, है ना। अगेन उसमें दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बैक्टीरियल हो गया, उसके बाद वायरल डिजीज़ हो गया, है ना, फंगल डिजीज़ हो गया। सबसे ज़्यादा फंगल डिजीज़ ही हैं। ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही वाला है। ठीक है ना, फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट, पूछ सकता है आपसे कि रस्ट ऑफ व्हीट किस प्रकार का डिजीज़ है। ऑप्शन में दिया हो रहेगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिजीज़ है। तो ध्यान रखिएगा, फंगल डिजीज़ है। ओके, उसी तरह ब्लास्ट ऑफ राइस, ये सब मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ है जिसके बारे में कि हर हाल में आपको पता होना ही चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो इस तरह से फंगल डिजीज़ के बारे में आप ये दो ठो ज़रूर याद रखिएगा। उसी तरह से बैक्टीरियल डिजीज़ का बात करें अगर, ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको जैसे याद रखना चाहिए विल्ट ऑफ पोटैटो, विल्ट ऑफ पोटैटो। ओके, उसी के तरह ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ठीक है ना, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये ध्यान रखिएगा एक। ओके, उसी तरह बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, है ना, बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल चूँकि इसके नाम में ही लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए ये में भी ना पूछे। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। उसके अलावा सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर। ओके, सिट्रस कैंकर फिर एक डिजीज़ है। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी तरह अगर वायरल डिजीज़ का बात करें तो टोबैको या पोटैटो मोज़ाइक। ठीक है, पोटैटो मोज़ाइक नाम है डिजीज़ का। ठीक है, ये होता है वायरस की वजह से। ठीक है, वायरल डिजीज़ में ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्लांट डिजीज़ जो है थोड़ा सा
लिस्ट देख लीजिएगा एक बार, इंटरनेट पे देख लीजिए अगर बुक नहीं है तो, लेकिन एक बार प्लांट डिजीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अगेन यहीं पर है जब आपका जो रटने वाला टेंडेंसी है वो काम नहीं आता है, क्योंकि हज़ारों क्रॉप है और कई एरिया है जो कई सारा क्रॉप्स के लिए फेमस है। आप जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तो उसके बारे में एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है ना। तो मैंने आपको हमेशा कहा है एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का हो, अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़िए, जैसे पीपल एंड इकोनॉमी जो क्लास 12 का एनसीईआरटी है उसमें आप ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं इसको टैकल करने के लिए क्वेश्चन को इस तरह का। नहीं तो जो भी आपके पास ज्योग्राफी का बुक है उसमें आपको एग्रीकल्चर चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन आता है मॉडर्न इंडिया से, आप पूरा बुक पढ़ते हैं उसके लिए एक, है ना। उसी तरह 5 क्वेश्चन एंशियंट से आता है, अगेन एक पूरा बुक पढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन मेडिएवल से आता है, हर एक अगेन पूरा बुक आप पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो 6 क्वेश्चन आ रहा है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से, तो उसके लिए आप 1-2 चैप्टर तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके इस पर आप ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो इन सब चैप्टर्स को मिस मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कम से कम क्रॉप्स पढ़ लीजिएगा कि कौन सा क्रॉप कैसा माहौल में पैदा किया जाता है। ओके, तो ज़्यादा क्रॉप्स भी नहीं है, आपको इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना है। जैसे देखिए कॉटन आपको हर हाल में जानना चाहिए, शुगर केन आपको पता होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इंडिया का। आपको छोटा छोटा हर एक क्रॉप के बारे में नहीं जानना है, लेकिन इंपॉर्टेंट जानना है। 99.99% चांस है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो कॉटन हो गया, जैसे शुगर केन के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसी तरह टी के बारे में पढ़ेंगे आप। उसके अलावा कॉटन 1 सेकेंड, यस, तो जैसे टी के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके अलावा आप कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कॉफ़ी हो गया, टी कॉफ़ी, उसके अलावा कॉटन, शुगर केन, राइस, वीट, मेज़, ठीक है। तो ये 3 क्रॉप, टी और कॉफ़ी 2, कॉटन, शुगर केन, इसके अलावा एक जूट, ठीक है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। कम से कम अगर आपको पता होगा कि ये किस तरह का इन्वायरमेंट में ये सब पैदा होता है, ये सब क्रॉप्स, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग टाइप का, उसको आप आराम से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए, अगर कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पूछा हुआ है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं कि ये कहाँ होता है, लेकिन अगर आप क्रॉप्स बस पढ़े होते हैं, आपको पता होता है कि कॉटन किस तरह के इन्वायरमेंट में उगाया जाता है, तो आपको पता होता कि ये लद्दाख तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। कॉटन को उगाने के लिए 20+ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए लगभग 8-10 महीने तक के लिए, है ना। तो और उसके अलावा फिर आपका कॉटन में फ्रॉस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है, जो कि लद्दाख में मिलना मुश्किल है। तो ये सब चीज़ जो है कॉन्सेप्ट यहीं पर काम आता है। हर एक क्वेश्चन जो है उसको बिल्कुल हू बहू रट लेना फिजिबल नहीं है, और एग्ज़ाम में हू बहू वही क्वेश्चन आ जाए जिसको आपने रटा है वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इसलिए थोड़ा बहुत कुछ कुछ चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स पे भी कमांड होना चाहिए आपका, तभी क्वेश्चन टैकल हो पाएगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए एग्रीकल्चर वाला जो भी चैप्टर है, आप ज्योग्राफी का जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर उसमें। ओके, तो ये हो गया। इसका करेक्ट आंसर तो खैर नॉर्थ बिहार होता है ना, शुगर इंडस्ट्री के लिए। और बाकी तो गलत है। टी प्लांटेशन, जैसे देखिए यहाँ पर है, क्या है टी प्लांटेशन, अगर एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है टी के ऊपर, आपको 3 मुख्य एरिया है जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। और मुख्य एरिया के बारे में ही पूछेगा आपको जब पूछेगा तो, क्योंकि छोटा मोटा तो हर एक चीज़ हर एक जगह हो जाता है, मतलब जनरली तो वैसा तो रहेगा नहीं, मुख्य इलाका के बारे में ही बात हो रहा है। तो टी प्लांटेशन आपको पता होता तो ब्रह्मपुत्रा वैली में होता है, ठीक है ना, आसाम में, ठीक है। दार्जिलिंग हिल्स यानी वेस्ट बंगाल के हिल्स पे होता है, नॉर्थ हिमालयन हिल्स पे, ठीक है। उसी तरह फिर नीलगिरी और कार्डामोम हिल्स में होता है एक साउथ में। तो बस यही 3 तो मुख्य इलाका है जहाँ पर टी पैदा होता है। तो अगेन ये रायलसीमा आंध्र प्रदेश में तो खैर सवाल ही नहीं उठता था कि ये करेक्ट होता है। और हमेशा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मारना होता है, ज़रूरी नहीं कि वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही होना चाहिए, लेकिन ये जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होता, ठीक है ना। शुगर इंडस्ट्री, अगर अगेन पीपल एंड इकोनॉमी में आप इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि शुगर इंडस्ट्री जो है मुख्यतः वैसा ही जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर कि शुगर केन का कल्टीवेशन होता है ना।
क्योंकि ये शुगर केन को दूर तक हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दूर तक ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका शुगर कंटेंट फिर कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा समय वो ट्रांजिट में बिताएगा उसका शुगर कंटेंट उतना ज़्यादा कम होता जाएगा शुगर केन का, और फिर शुगर बनाने वाला जो कंपनी है उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जनरली शुगर इंडस्ट्री जो होता है वो जहाँ पर शुगर केन उगाया जाता है उसी के आसपास वाले इलाके में होता है। ठीक है, तो शुगर के लिए तो खैर नॉर्थ बिहार और यूपी का वो वाला रीजन जो है वो फेमस ही है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा शुगर इंडस्ट्री होता है। ओके, तो ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अब आज का मेन डिस्कशन पे हम लोग आते हैं, वो है एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर। तो एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का बात किया जाए तो हम लोग उसमें कुछ करेंट अफेयर्स देखेंगे, जो नॉट नेसेसरली कि पिछला 1 साल का ही करेंट अफेयर्स हो, लेकिन जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक कमेटी का नाम जान लेते हैं। इस कमेटी को 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा गठित किया गया था। ये मेजर्स सजेस्ट करने वाला था कि कैसे स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए, ठीक है ना, कि वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकें। ठीक है ना, निर्यात कम होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हमारे यहाँ से, तो उसके लिए ये कमेटी गठित किया गया था फिनांस कमीशन के द्वारा। ठीक है ना, संजीव पुरी इसके चेयरमैन थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है कृषि मेघ। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कृषि मेघ क्या है। तो ये कृषि मेघ जो है डेटा रिकवरी सेंटर है ICAR का, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक डेटा रिकवरी सेंटर है। कृषि से संबंधित जितना भी डेटा होगा यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, ताकि उसका इस्तेमाल तरह तरह का वेंचर्स में किया जा सके, किसानों के द्वारा भी, FPOs के द्वारा भी, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, या फिर खुद काउंसिल के द्वारा, या काउंसिल का लेबोरेटरीज़ के द्वारा। ओके, तो ये जो डेटा रिकवरी सेंटर है कृषि में, इसको सेटअप किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में। ओके, तो कहाँ पर है कृषि में का जो सेंटर सेटअप किया गया है डेटा रिकवरी सेंटर, वो है हैदराबाद में। ओके, और इसको नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। इसमें पूछा जा सकता है इसको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था फंड करता है, तो इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कृषि मेघ से संबंधित, है ना, कि ये डाटा रिकवरी सेंटर है, हैदराबाद में सेटअप किया गया है, और इसको नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत सेटअप किया गया है, जो कि वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से फंडेड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है मेघदूत ऐप। तो कृषि मेघ के बाद मेघदूत ऐप। तो मेघदूत ऐप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ओके, जो कि क्रॉप और लाइव स्टॉक स्पेसिफिक, यानी जो आपका पशुधन हो गया, फसल हो गया, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देगा, मौसम का इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, वेदर बेस्ड इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, मौसम का जानकारी जैसे हम लोग टीवी पर देखते हैं, तो मेघदूत ऐप वैसा जानकारी देगा जो कि रेलेवेंट होगा, जो कि ज़रूरी होगा किसान के लिए। ठीक है ना, एक किसान क्या जानना चाहता है, एक फार्मर क्या जानना चाहता है मौसम की जानकारी से, ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो मेघदूत ऐप उसी से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेवलप किया गया है इसको इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको डेवलप किया है। तो मे बी ये पॉइंट ना पूछा जाए आपसे, है ना, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो संभव रहता है कि ज़्यादा वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, फिर लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया वो जो मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो एग्रोटा। एग्रोटा क्या है, तो एग्रोटा जो है एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। जैसे आपका ई मार्केट मतलब जिसको ऑनलाइन एक्सेस किया जा सके फार्मर्स के द्वारा। ओके, तो इससे क्या होगा कि UAE और इंडिया के जो UAE का जो मार्केट है और इंडिया के जो किसान हैं उनके बीच मिडिल मैन का ज़रूरत नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, इस ई मार्केट प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली वो लोग मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचने के लिए। ओके, तो ये UAE का इनिशिएटिव है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। ओके, तो मेन पॉइंट यही है कि किस देश का इनिशिएटिव है और पर्पस क्या है इसका, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है ई गोपाला। तो ई गोपाला जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए एक मार्केट प्लेस ये प्रोवाइड करेगा। ब्रीड इम्प्रूवमेंट, जो भी लाइव स्टॉक होता है फार्मर्स के पास, उससे संबंधित जानकारी इस पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना, ताकि जो फार्मर्स हैं वो बेटर क्वालिटी के लाइव स्टॉक को चूज़ कर सकें, वहाँ से ख़रीद कर सकें। ठीक है,
ताकि उनका जो ब्रीड है, उनके पास जो लाइव स्टॉक है यानी कि जो पशुधन है उनके पास, उनका जो है बेहतर ब्रीड वो जो है वो डेवलप कर सकें अपने फार्म में। ओके, तो ये है ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप हाल ही में लॉन्च हुआ है, करंट अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वो है एसाफेटिडा के बारे में। तो एसाफेटिडा जो है उसको हींग बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो हींग का खेती भारत में नहीं होता था। हींग हम लोग जितना भी इस्तेमाल करते हैं मोस्टली जो है वो विदेश से इंपोर्ट किया जाता है। ओके, तो हाल ही में हींग का खेती स्टार्ट किया गया है, जो कि CSIR का एक लेबोरेटरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर में। ओके, तो ये इंडियन हिमालयन रीजन में अब एसाफेटिडा को इंट्रोड्यूस किया गया है खेती करने के लिए। ओके, तो फिलहाल ये खेती लाहौल वैली में हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इसका खेती स्टार्ट किया गया है। ओके, तो लाहौल वैली हिमाचल प्रदेश। ओके, और हींग का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो मेन पॉइंट इसमें यह था बताने का कि ये जो हींग है इसका खेती स्टार्ट किया गया है हमारे देश में पहली बार। ओके, नेक्स्ट ई नाम जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। ओके, एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ जो हैं होते हैं स्टेट्स में, उनको सारे को एक दूसरे से जोड़ा गया है, ताकि एक जगह के फार्मर दूसरे जगह अपना प्रोड्यूस को बेच सकें। ठीक है, तो इसीलिए ई नाम उसी के काम आता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्टैक्टलेस रिमोट बिडिंग एंड मोबाइल बेस्ड एनी टाइम पेमेंट फॉर विच ट्रेडर्स डू नॉट नीड टू इधर विजिट मंडीज और बैंक्स फॉर द सेम। ठीक है ना, रिमोटली कहीं से भी दूर बैठे हुए बिडिंग कर सकते हैं, ऑक्शन हो सकता है आपका जो प्रोड्यूस है, जहाँ पर आपको सबसे बेहतर बिड मिलेगा आप वहीं पर अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। फिर पेमेंट भी ई नाम के थ्रू मोबाइल बेस्ड पेमेंट है, कहीं से भी पेमेंट किया जा सकता है। ओके, तो ये सब इसका फैसिलिटीज़ है। हाल ही में कई सारा एक मंडी को काफ़ी टाइम तक इसमें लगभग 585 मंडीज़ जो थे वो इसमें ज्वाइन किए गए थे। ठीक है ना, पर हाल ही में इसमें मंडीज़ काफ़ी ज़्यादा और ज्वाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, लॉकडाउन वगैरह के बाद, ताकि फार्मर्स को सुविधा हो प्रोड्यूस बेचने में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बार न्यूज़ में अपीयर हुआ है। ध्यान रखिएगा। कब लॉन्च हुआ वो भी सब पूछ सकता है। ENWR के बारे में देखते हैं। ENWR क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट सिस्टम। ये 2017 में लॉन्च हुआ है। ENWR बेसिकली क्या है कि जो आपका फार्मर्स का जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको वो किसी रजिस्टर्ड जब वेयर हाउस में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है ना, एक गोदाम समझ लीजिए, वहाँ पर जब स्टोर करते हैं तो वहाँ पर उनके बदले एक रिसिट लेते हैं। ठीक है ना, वेयर हाउस रिसिट। तो इस रिसिट के अगेंस्ट उनको बैंक वगैरह से लोन भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर स्टोर करने का मल्टीपल बेनिफिट्स होता है फार्मर्स को। ठीक है, तो ये ENWR उसी से संबंधित है। तो फार्मर्स कैन सीक लोन्स फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द वेयर हाउस रिसिट्स इशूड टू देम अगेंस्ट देयर स्टोरेज। ठीक है, तो जो स्टोरेज है उसके अगेंस्ट वो लोन ले सकते हैं वहाँ पर से। ओके, तो ये 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च हुआ है। वैसे NWR जो है वो 2011 में ही लॉन्च हुआ था। तो दोनों ईयर भी याद रखेंगे, वो भी सब चीज़ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है हैंड इन हैंड जियो स्पेशियल डेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च किया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा? जो जियो स्पेशियल डेटा प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टुगेदर टेक्निकल यूनिट्स फ्रॉम मल्टीपल डोमेन्स across FAO from animal health to trade and markets, integrating data across FAO on soil, land, water, climate, fisheries, livestock, crops, forestry, trade, social and economics among others। कहने का मतलब ये जो सारा एस्पेक्ट्स यहाँ पर जो लिस्ट दिख रहा है, इन सारे एस्पेक्ट्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ से कि जानकारी इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से ही संबंधित है और FAO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 2 पॉइंट बस ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है सहकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल। तो ये एक चैनल है बेसिकली, इसका काम क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो है यूथ को कोऑपरेटिव मूवमेंट में इन्वॉल्व करने में सुविधा मिलेगा। ओके, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, और ये इनिशिएटिव जो है वो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है, उसी का ये इनिशिएटिव है सहकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल।
ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है वो सब तो खैर बात वैसा कुछ है नहीं जानने लायक पीटी के लिहाज से, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा सहकार कॉप ट्यूब जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट में इन्वॉल्व ज़्यादा हो यूथ, उनके लिए ये चैनल है, ठीक है। और एग्रीकल्चर से वगैरह से संबंधित है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया, तो मे भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, वेद कृषि डॉट कॉम ये क्या है? तो वेद कृषि डॉट कॉम एक्चुअली हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ओके, तो ये एक ऑनलाइन फार्म टू फोक सर्विस है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि जो नॉन टॉक्सिक फार्म प्रोड्यूस है, यानी कि समझ लीजिए एक तरह से जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसको डायरेक्टली पहुंचाने का, जो कंज्यूमर्स हैं उस तक पहुंचाने का एक जुगाड़ किया गया है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। ओके, इसको नागपुर बेस्ड एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वेद कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है ना। टू डिलीवर ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डेयरी गुड्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, पिकल्स, जूसेस, सॉसेस, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया या जो खाने पीने का जो सामान हो गया उसको, और हाइजीनिक सामान, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक सामान, वैसा बात कर रहा है ये, ठीक है। उसको घर तक पहुंचाने का ये एक जुगाड़ है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। द कंपनी विल कनेक्ट फार्मर्स डायरेक्टली विथ कंज्यूमर्स थ्रू द प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो जीआई टैग। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो पिछले कुछ महीनों में मिला है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जीआई टैग्स काफ़ी सारा कैटेगरीज में मिलता है, तो अपना यहाँ पर आज का डिस्कशन का एजेंडा एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित ही हम लोग देखेंगे। तो मोइरा बनाना, हर्मल चिलीज़, खोला चिलीज़, ये सब गोवा में गोवा का खासियत है, गोवा का विशेषता है, ठीक है। तो वहाँ वाला को जीआई टैग दिया गया है। काजी नेमू असम, दल्ले खुरसानी चिल्ली ये सिक्किम का है, ठीक है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स रिसेंटली दिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जीआई टैग वाला प्रोडक्ट दूसरा जगह भी उपजाया जाता है, लेकिन चूँकि जीआई टैग जब मिल जाता है तो उस राज्य को फ़ायदा होता है जिस राज्य के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का एक अलग पहचान हो जाता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं, वो है कृतज्ञ हैकाथॉन। तो कृतज्ञ हैकाथॉन क्या है? तो ये बेसिकली क्या है कि इसको प्लान किया गया है, ये हैकाथॉन को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा अंडर नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो हम लोग ऊपर अभी देखे थे, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड था। तो उसी के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। किस लिए? टू प्रमोट पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर इन्हांसिंग फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, किस क्षेत्र के लिए? फार्म मैकेनाइजेशन के लिए। आपको पता है कि हम लोग का ज़्यादातर खेती जो है वो मैनुअल लेबर बेस्ड है, तो वहाँ पर जो मशीनीकरण जिसको कहते हैं वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो उसी में क्या नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सकता है, उसी के लिए ये कृतज्ञ हैकाथॉन लाया गया था, ठीक है। और इसमें जो है वीमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स पे जोर दिया गया था, ठीक है ना। वैसा इक्विपमेंट्स जिसको महिला लोग जो है आसानी से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है हमारे खेत में, हमारा जो खेती का है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन महिलाओं का है, ठीक है। तो वहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि जो सामान इस्तेमाल होता है वहाँ पर वो उनके इस्तेमाल योग्य होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये कृतज्ञ हैकाथॉन आयोजित किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा अंडर नाहेप यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है KPCH1। तो सिंपली पूछ सकता है KPCH1 क्या है? तो ये कुकम्बर का वैरायटी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। केरला का यूनिवर्सिटी जो है, जैसे हमारा रांची में है ना BAU, उसी तरह केरला का एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो कि इसको डेवलप किया है। तो उतना ज़्यादा डिटेल कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। KPCH1 पूछेगा तो कुकम्बर का वैरायटी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सफल लोन, सिंपली पूछ सकता है आपसे सफल लोन जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो SBI ने। किस चीज़ से संबंधित है? तो ठीक है, ऐसे फार्मर्स को इसके तहत लोन दिया जाएगा जो कि ऑर्गेनिक रूप से कॉटन का खेती कर रहे हैं और जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यानी फॉर्मल चैनल से कभी लोन वगैरह नहीं लिए हैं। आपको पता होगा लोन सिस्टम ऐसा ही वर्क करता है। पहली बार जब तक आप लोन नहीं ले लेते हैं और उसको अच्छे से आप सधा नहीं देते हैं तब तक आपका क्रेडिट नहीं बन पाता है, अच्छा है ना। पहली बार लोन देने में सब लोग हिचकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो इसीलिए ऐसा फार्मर्स जो कि जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है पहले लोन लेने का और जो ऑर्गेनिक कॉटन उगा रहे हैं उनको इस स्कीम के तहत लोन देगा SBI। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है मूव पे। तो मूव पे क्या है? तो ये बेसिकली डेयरी फार्मर्स जो हैं राजस्थान में उनका हेल्प के लिए एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या है
कि एक तरह का ये डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब पेमेंट का जरिया है मूव पे, है ना। जैसे हमारा है ना पेटीएम है, फ़ोन पे है, तो इस तरह से एक मूव पे डेवलप किया गया, बट ये स्पेशली डेयरी फार्मर्स के लिए जो कि राजस्थान बेस्ड है। ओके, किसने इसको लॉन्च किया है, तो एक स्टेलैब्स नाम का कंपनी है ना, तो उसी ने इसको लॉन्च किया है। मे बी वो सब उतना नहीं पूछे, सिंपली पूछ सकता है कि मूव पे किससे संबंधित है, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं कस्तूरी कॉटन। तो कस्तूरी कॉटन जो है ये ब्रांड है और इसका एक लोगो भी जारी किया गया था, ठीक है ना। स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा इसका लॉन्च किया गया ब्रांड और लोगो। कब लॉन्च किया गया? सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे पर। कॉटन डे कब होता है? 7 अक्टूबर को। ओके, तो इंडिया का जो भी प्रीमियम कॉटन है, ठीक है ना, जो उच्च क्वालिटी का कॉटन है, उसको वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाएगा अंडर कस्तूरी ब्रांड। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, कस्तूरी ब्रांड। जैसे झारखंड वाले करंट अफेयर्स में हम लोग देखें ना, पलास ब्रांड था, जो भी सखी मंडल के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको मार्केट में अंडर पलास ब्रांड के रूप में बेचा जाएगा। उसी तरह कुछ समझ लीजिए ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉटन का बात हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट का बात हो रहा है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया और कस्तूरी कॉटन का पर्पस क्या है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, सहकार प्रज्ञा। अब ये सहकार प्रज्ञा क्या है? तो सबसे पहली बात कि इसमें जो है ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रेनिंग देगा, ठीक है। किसको देगा? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन रूरल एरियाज़ ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको ट्रेनिंग देगा ये एनसीडीसी। ओके, इसमें 45 तरह का नया ट्रेनिंग मॉड्यूल इसके तहत डेवलप किया गया है, वो सब में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा सहकार प्रज्ञा जो है एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, ट्रेनिंग मॉड्यूल है किसके लिए? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, ठीक है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। कहाँ पे? रूरल इंडिया में। ओके, इसको श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ई रकम पोर्टल। ओके, तो ये किसका इनिशिएटिव है? एमएसटीसी लिमिटेड, एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना, और सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है ई रकम पोर्टल। इसमें बेसिकली किया जाएगा, ये एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, ताकि फार्मर्स वहाँ पर अपना प्रोड्यूस लिस्ट कर सकें और उनको बेस्ट प्राइस मिल सके पूरे देश भर से, ठीक है ना। तो ये इसका फ़ायदा होगा ई रकम पोर्टल का। तो अगेन फार्मर्स का सुविधा के लिए है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ई रकम पोर्टल एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग से वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मिडिल मैन, अगेन किसी मिडिल मैन का ज़रूरत नहीं रह जाएगा और फार्मर्स का जो पेमेंट है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। वन सेकेंड। यस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है एग्रीडेक्स। तो एग्रीडेक्स बेसिकली क्या है, किसने स्टार्ट किया है? तो ये जो है आपका इंडियाज़ फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स है, विच ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 10 लिक्विड कमोडिटीज़ बोथ खरीफ एंड राबी सीजन्स ट्रेडेड ऑन एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीडेक्स समझ लीजिए एक तरह का ऐसा एक्सचेंज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। अब फ्यूचर्स क्या है? एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। बस जान लीजिए कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग होगा, ठीक है ना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होगा, ऐसे समझ लीजिए। इतना डिटेल में भी ऑप्शन में ना दिया रहे, सिंपली एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग से रिलेटेड है एग्रीडेक्स। इसको कौन स्टार्ट किया है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है, एनसीडेक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कंट्री का पहला एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स है, इसीलिए मे बी ये आपको पूछा जा सकता है, फर्स्ट इन द कंट्री ऑलवेज इंपॉर्टेंट, है ना। तो एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स है एग्रीडेक्स, ठीक है। फ्यूचर्स क्या होता है? एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी अंडरलाइंग प्रोडक्ट जो होता है उसके बेसिस पर उसका शेयर मूव करता है मार्केट में। ओके, जैसे इंडेक्स है ना हमारा, बीएसई है, एनएसई है, तो वो सब अदर मार्केट्स के लिए, ये बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए है।
नेक्स्ट है बीम। तो बीम क्या है? तो बीम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। तो अगेन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ से रिलेटेड ये अगेन एक स्टॉक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, स्पॉट प्लेटफॉर्म है। ओके, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है बीम जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए स्टार्ट किया गया है वो किसने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखेंगे। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही एक सब्सिडियरी है, वही लॉन्च किया है, बट मे बी वो ना दिया रहे, सिंपली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिया रहेगा, ठीक है। दिस प्लेटफॉर्म विल फंक्शन एज नेशनल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगेन स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है नहीं होता है वो सब आज के डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा स्पॉट ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है बीम, जिसको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। तो अगेन एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अब आज का डिस्कशन सेशन यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के सेशन से कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ डायरेक्शन मिला होगा, अगर आप अभी तक इस विषय में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे तो, ठीक है। तो फिर अपना पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।